अध्याय 5। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। अक्सर असली दुनिया में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सिर्फ होशियार नहीं बल्कि हिम्मती, बोल्ड होते हैं। कल रात मैंने लिखने से थोड़ा ब्रेक लिया और टीवी पर एक प्रोग्राम देखा जो एक युवा व्यक्ति अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इतिहास पर था। बेल ने अभी अभी अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उन्हें दिक्कतें आने लगी थी क्योंकि उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनका पेटेंट और उनकी छोटी कंपनी खरीदना चाहेंगे। उन्होंने पूरे सौदे के लिए $1 लाख की मांग की, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने उनका मजाक उड़ाया और यह कहकर मना कर दिया कि कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी तो इतिहास है। बाद में $1 अरब की इंडस्ट्री खड़ी हो गई और AT&T का जन्म हुआ। बेल की कहानी के तुरंत बाद शाम की खबरें न्यूज शुरू हो गईं। खबरों में एक स्थानीय कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी डाउनसाइजिंग की बात हो रही थी। कर्मचारी गुस्से में थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी का मालिकाना हक ओनरशिप गलत है। करीब 45 साल का एक मैनेजर, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था, अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। वह गार्ड से विनती कर रहा था कि उसे मालिकों से बात करने दी जाए ताकि वह अपनी नौकरी वापस पाने की गुजारिश कर सके। उसने अभी अभी एक घर खरीदा था और उसे डर था कि वह उसे खो देगा। कैमरा उसकी इस बेबसी को पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा था। यह दृश्य देखकर मेरा ध्यान पूरी तरह उस पर टिक गया। मैं 1984 से लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा और संतोष देने वाला रहा है, लेकिन इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है। मैंने हजारों लोगों को सिखाया है और एक बात सभी में समान देखी है, हम सब में बहुत बड़ी क्षमता होती है, हमें कई तरह के गुण मिले होते हैं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसका सबसे बड़ा कारण तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास की कमी, सेल्फ डाउट है। स्कूल छोड़ने के बाद हमें समझ आता है कि असली दुनिया में सिर्फ डिग्री या अच्छे नंबर ही सब कुछ नहीं होते। असली जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ और जरूरी होता है, जैसे हिम्मत, साहस, निडरता, जोखिम लेने की क्षमता और दृढ़ता। यही गुण इंसान का भविष्य तय करते हैं, न कि केवल उसके नंबर। हम सभी के अंदर 2 तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक बहादुर, समझदार और जोखिम लेने वाला, और दूसरा डरने वाला, जो जरूरत पड़ने पर हार मान सकता है। मैंने अपने जीवन में इन दोनों पहलुओं को महसूस किया है। कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब डर और आत्मसंदेह हावी हो जाते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैंने देखा है कि बहुत से छात्रों को सही जवाब पता होता है, लेकिन वे उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यही कारण है कि असली दुनिया में अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि हिम्मती, बोल्ड होते हैं। मेरे अनुभव में वित्तीय सफलता के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, ज्ञान और साहस। अगर डर ज्यादा हो तो आपकी प्रतिभा दब जाती है। इसलिए मैं लोगों को हमेशा ये सिखाता हूं कि वे जोखिम लेना सीखें, अपने डर को शक्ति में बदलें और अपने अंदर की क्षमता को बाहर लाएं। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग पैसे के मामले में सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं। वे जोखिम लेने से बचते हैं और सवाल पूछते हैं, जोखिम क्यों लें, फाइनेंशियल IQ क्यों बढ़ाएं, फाइनेंशियल ज्ञान क्यों जरूरी है। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प, ऑप्शंस हों। क्योंकि जीवन में जितने ज्यादा विकल्प होंगे, उतनी ही ज्यादा आजादी, फ्रीडम और सफलता पाने के मौके होंगे। आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। आने वाले वर्षों में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई नए आविष्कारक सामने आएंगे। हर साल दुनिया भर में बिल गेट्स जैसे सैकड़ों लोग और माइक्रोसॉफ्ट जैसी सफल कंपनियां बनेंगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां बंद भी होंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी और छंटनी, लेऑफ्स भी बढ़ेगी। तो फिर फाइनेंशियल IQ क्यों बढ़ाएं? इसका जवाब हर व्यक्ति को खुद देना है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद क्यों इसे सीखता हूं। मैं इसलिए सीखता हूं क्योंकि यह जीने का सबसे रोमांचक समय है। मैं बदलाव से डरने के बजाय उसका स्वागत करना चाहता हूं। मैं लाखों कमाने के अवसर को लेकर उत्साहित रहना चाहता हूं, न कि सिर्फ सैलरी बढ़ने का इंतजार करना। ये समय हमारे इतिहास का सबसे अनोखा और रोमांचक दौर है। आने वाली पीढ़ियां इस समय को देखकर कहेंगी कि यह कितना शानदार समय रहा होगा, पुरानी चीजों का अंत और नई चीजों की शुरुआत। ये समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन उतना ही रोमांचक भी है। इसलिए फाइनेंशियल IQ क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप इसे सीखते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं सीखते तो ये समय आपके लिए डरावना बन सकता है। कुछ लोग हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, जबकि कुछ लोग पुराने तरीकों को पकड़े रहेंगे और पीछे रह जाएंगे।
300 साल पहले जमीन लैंड की असली संपत्ति थी। जिसके पास जमीन थी वही अमीर था। बाद में फैक्ट्रियां और उत्पादन प्रोडक्शन संपत्ति बन गए और अमेरिका जैसे देश आगे बढ़े। उस समय उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट अमीर बने। आज के समय में असली संपत्ति जानकारी इंफॉर्मेशन है। जिसके पास सही समय पर सही जानकारी होती है वही अमीर बनता है। लेकिन समस्या यह है कि आज जानकारी बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलती है। अब धन वेल्थ को जमीन या फैक्ट्री की तरह सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। बदलाव बहुत तेज और बड़े होंगे। नए नए करोड़पति मल्टीमिलियनेयर्स तेजी से बनेंगे, लेकिन कुछ लोग पीछे भी रह जाएंगे। आज मैं बहुत से लोगों को संघर्ष करते देखता हूं। वे और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका कारण यह है कि वे पुराने विचारों को पकड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी ही रहें और बदलाव को स्वीकार नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी नौकरी या घर खो देते हैं और उसका दोष तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस पर डालते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या कहीं न कहीं उनके अंदर ही होती है। पुराने विचार, ओल्ड आइडियाज की उनकी सबसे बड़ी कमजोरी लायबिलिटी बन जाते हैं। लोग ये समझने में असफल रहते हैं कि जो तरीका या सोच कल तक एक एसेट फायदा थी, आज वह बेकार हो चुकी है क्योंकि कर जा चुका है। एक दिन मैं लोगों को निवेश इन्वेस्टिंग सिखा रहा था, एक बोर्ड गेम के जरिए जिसे मैंने बनाया था, कैश फ्लो पंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये गेम मैंने इसलिए बनाया था ताकि लोग आसानी से समझ सके कि पैसा कैसे काम करता है। मेरे एक दोस्त ने अपने एक जानने वाले को इस क्लास में भेजा। वह महिला हाल ही में तलाकशुदा हुई थी और तलाक में उसे काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। अब वह कुछ जवाब और समाधान ढूंढ रही थी। उसके दोस्त को लगा कि यह क्लास उसकी मदद कर सकती है। ये गेम लोगों को सिखाने के लिए बनाया गया था कि पैसा कैसे चलता है। इसे खेलते समय लोग समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट, आय व्यय और बैलेंस शीट, संपत्ति और कर्ज कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे ये भी सीखते हैं कि इन दोनों के बीच पैसा कैसे बहता है। कैश फ्लो और अमीर बनने का रास्ता यह है कि आप अपनी एसेट कॉलम, एसेट्स से आने वाली मासिक आय को इतना बढ़ा दें कि वह आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप रैट रेस, नौकरी के जाल से बाहर निकल जाते हैं और फास्ट ट्रैक, तेजी से अमीर बनने के रास्ते पर आ जाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोग इस गेम को पसंद करते हैं, कुछ नफरत करते हैं और कुछ इसका असली मतलब ही नहीं समझ पाते। वह महिला इस मौके को समझ नहीं पाई। खेल की शुरुआत में उसने एक डूडैड कार्ड उठाया जिस पर नाव बोर्ड थी। पहले तो वह खुश हुई और बोली, ओह, मेरे पास नाव है। लेकिन जब उसकी दोस्त उसे समझाने लगी कि यह नंबर उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर कैसे असर डालते हैं, तो वह परेशान हो गई क्योंकि उसे कभी गणित पसंद नहीं था। बाकी लोग इंतजार करते रहे जबकि उसकी दोस्त उसे समझाती रही कि इनकम, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो का क्या संबंध है। अचानक जब उसे समझ आया कि ये नंबर कैसे काम करते हैं, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी नाव बोट वास्तव में उसे नुकसान पहुंचा रही है, वह उसकी जेब खाली कर रही थी। खेल के दौरान बाद में उसकी नौकरी भी चली गई, डाउनसाइजिंग, और उसके बच्चे का खर्च भी बढ़ गया। उसके लिए ये गेम बहुत बुरा अनुभव बन गया। क्लास के बाद उसकी दोस्त मेरे पास आए और बताया कि वह महिला नाराज थी। वह निवेश सीखने आई थी और उसे यह बच्चों जैसा गेम खेलना पसंद नहीं आया। उसकी दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने अंदर झांके और देखे कि क्या ये गेम उसकी असली जिंदगी को दिखा रहा है। लेकिन ये सुनकर वह महिला और भी ज्यादा नाराज हो गई। उस महिला ने अपना पैसा वापस मांगा। उसने कहा कि यह सोचना ही बेकार है कि कोई गेम उसकी असली जिंदगी को दिखा सकता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वह वहां से चली गई। 1984 से अब तक मैंने सिर्फ वही सिखाकर लाखों कमाए हैं जो स्कूल सिस्टम नहीं सिखाता। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक सिर्फ लेक्चर देते हैं। मुझे एक छात्र के रूप में लेक्चर बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं जल्दी बोर हो जाता था और मेरा ध्यान भटक जाता था। 1984 में मैंने गेम्स और सिमुलेशन के जरिए सिखाना शुरू किया और आज भी वही तरीका अपनाता हूं। मैं हमेशा बड़े एडल्ट छात्रों को कहता हूं कि गेम को एक आईने की तरह देखें जो उन्हें दिखाता है कि वे क्या जानते हैं और क्या सीखने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेम इंसान के व्यवहार, बिहेवियर को दिखाते हैं। वे तुरंत फीडबैक देने वाले सिस्टम होते हैं। इसमें शिक्षक आपको लेक्चर नहीं देता, बल्कि गेम खुद आपको एक पर्सनल लेक्चर देता है जो खास आपके लिए बना होता है। बाद में उस महिला की दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि अब वह ठीक है और शांत हो गई है। थोड़ा समय मिलने के बाद उसने समझा कि गेम और उसकी असली जिंदगी के बीच कुछ संबंध है।
हालांकि उनके पास नाव बोट नहीं थी, लेकिन उनके पास बाकी लगभग हर चीज थी। तलाक के बाद वह गुस्से में थी, एक तो इसलिए कि उसका पति उसे छोड़कर एक छोटी उम्र की महिला के साथ चला गया, और दूसरा इसलिए कि 20 साल की शादी के बाद भी उनके पास बहुत कम असेट्स संपत्ति थी। उनकी 20 साल की शादी मजेदार जरूर थी, लेकिन उन्होंने असली संपत्ति के बजाय सिर्फ बहुत सारी डूडैड्स अनावश्यक चीजें खर्च इकट्ठा किए थे। उसे ये भी समझ आया कि उसे नंबर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से परेशानी क्यों होती थी, क्योंकि उसे उन्हें समझ न पाने पर शर्म महसूस होती थी। वह हमेशा मानती थी कि पैसे संभालना पुरुष का काम है। वह घर संभालती थी और मेहमानों का ध्यान रखती थी, जबकि उसका पति फाइनेंस संभालता था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छिपाए थे। वह खुद पर भी गुस्सा थी, इस बात के लिए कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि पैसा कहाँ जा रहा है, और इस बात के लिए भी कि उसे अपने पति के दूसरी महिला के बारे में पता नहीं चला। ठीक एक बोर्ड गेम की तरह दुनिया भी हमें हर समय तुरंत फीडबैक देती रहती है। अगर हम ध्यान दें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर ने मेरी पैंट सिकोड़ दी है। मेरी पत्नी मुस्कुराए और मेरे पेट को हल्के से छूकर बोली कि पैंट नहीं सिकुड़ी है, बल्कि कुछ और बढ़ गया है, यानी मैं खुद। कैश फ्लो गेम को इस तरह बनाया गया है कि हर खिलाड़ी को खुद के बारे में फीडबैक मिले। इसका उद्देश्य आपको विकल्प ऑप्शंस देना है। अगर आपको बोट कार्ड मिलता है और वह आपको कर्ज में डाल देता है, तो असली सवाल यह है, अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कितने वित्तीय विकल्प हैं? इस गेम का मकसद यही है कि लोग सोचना सीखें और नए नए वित्तीय विकल्प बनाना सीखें। दुनिया भर में हजारों लोगों ने ये गेम खेला है। जो लोग जल्दी रैट रेस नौकरी के जाल से बाहर निकल जाते हैं, वे वही होते हैं जो नंबर गणित फाइनेंस को समझते हैं और जिनका दिमाग वित्तीय रूप से क्रिएटिव होता है। वे अलग अलग अवसरों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग आमतौर पर क्रिएटिव होते हैं और सोच समझकर जोखिम लेते हैं। वहीं जो लोग सबसे ज्यादा समय लेते हैं, वे अक्सर नंबर समझने में कमजोर होते हैं और निवेश की ताकत को नहीं समझते। कुछ लोग कैश फ्लो गेम में बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उसका क्या करें। उनके पास पैसा होता है, फिर भी बाकी लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। यही बात असली जिंदगी में भी सच है। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वे फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों को पकड़े रहने जैसा ही है। मेरे एक स्कूल के दोस्त का उदाहरण है, आज वह 3 नौकरियां कर रहा है। पहले वह हमारे सभी दोस्तों में सबसे अमीर था। जब उसके इलाके की चीनी फैक्ट्री शुगर प्लांटेशन बंद हो गई, तो उसकी कंपनी भी बंद हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विकल्प था, पुराना तरीका, और ज्यादा मेहनत करो। लेकिन समस्या ये थी कि उसे वैसी दूसरी नौकरी नहीं मिली जो उसकी पुरानी नौकरी की तरह उसे सम्मान, सीनियरिटी और फायदा दे सके। अगर आप हर चीज के बिल्कुल सही होने का इंतजार करेंगे, तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह ऐसा है जैसे आप 5 मील तक सभी ट्रैफिक सिग्नल हरे ग्रीन होने का इंतजार करें, तभी यात्रा शुरू करें, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जब हम छोटे थे, तब मेरे अमीर पापा हमें बार बार कहते थे कि पैसा असली नहीं है। वे हमें याद दिलाते थे कि हम कितने करीब थे इस रहस्य को समझने के, जब हमने पहली बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से पैसा बनाना शुरू किया था। वे कहते थे, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा बनाते हैं। जितना आप पैसे को असली और सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, उतना ही आप उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ जाएं कि पैसा असली नहीं है, तो आप बहुत तेजी से अमीर बन सकते हैं। हम अक्सर पूछते थे, अगर पैसा असली नहीं है, तो फिर यह क्या है? तो वे जवाब देते थे, पैसा वही है जिस पर हम सब सहमत अग्री हो जाएं। हम सबके पास सबसे शक्तिशाली एसेट संपत्ति हमारा दिमाग माइंड है। अगर इसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए, तो ये बहुत तेजी से बड़ी संपत्ति बना सकता है। लेकिन अगर दिमाग को सही तरह से ट्रेन नहीं किया जाए, तो वही दिमाग इतनी गरीबी पैदा कर सकता है, जो कई पीढ़ियों तक परिवार को प्रभावित कर सकती है। आज के इंफॉर्मेशन एज में पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोग सिर्फ अपने आइडियाज और समझौतों अग्रीमेंट्स के दम पर बहुत ज्यादा अमीर बन रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट या निवेश करने वालों से पूछें, तो वे आपको बताएंगे कि यह हर समय होता रहता है। कई बार लाखों रुपये या डॉलर पल भर में बन जाते हैं, और वह भी बिना किसी असली पैसे के लेन देन के। ये सब समझौते अग्रीमेंट्स के जरिए होता है। ट्रेडिंग फ्लो पर हाथ के इशारे से, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्लिक से,
एक ब्रोकर को कॉल करके खरीदना और तुरंत बेचना। यहाँ असल में पैसा हाथों से नहीं गुजरता, बल्कि सिर्फ अग्रीमेंट, समझौते होते हैं। तो फिर फाइनेंशियल आईक्यू क्यों विकसित करें? इसका जवाब आपको खुद देना होगा। मैं यह इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा बनाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं। यह एक बहुत ही दिलचस्प सीखने की प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए बढ़ाता हूं ताकि मैं इस दुनिया के सबसे तेज और रोमांचक खेल गेम में हिस्सा ले सकूं। मैं दुनिया के सबसे बड़े खेल गेम का हिस्सा बनना चाहता हूं। अपने छोटे से तरीके से मैं मानवता के इस नए दौर का हिस्सा बनना चाहता हूं, जहां लोग अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम करते हैं। यही वह जगह है जहां असली एक्शन है। यही आज हो रहा है। यह नया है, थोड़ा डरावना है, लेकिन मजेदार भी है। इसीलिए मैं अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में निवेश करता हूं, क्योंकि यह मेरा सबसे शक्तिशाली एसेट है। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, न कि उनके साथ जो पीछे रह जाते हैं। अब मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूं कि पैसा कैसे बनाया जाता है। 1990 के शुरुआती समय में अमेरिका के फीनिक्स, एरिज़ोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। मैं टीवी देख रहा था, तभी एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने बहुत नकारात्मक भविष्यवाणी की। उसका सुझाव था, हर महीने $100 बचाओ और 40 साल में तुम करोड़पति बन जाओगे। हर महीने पैसे बचाना एक अच्छा विचार है और यह एक विकल्प है जिसे ज्यादातर लोग अपनाते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, ये सोच इंसान को असली अवसरों से अंधा बना देती है। इससे लोग बड़े और तेजी से बढ़ने वाले मौकों को खो देते हैं और दुनिया उनसे आगे निकल जाती है। जैसा मैंने कहा, उस समय अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन निवेशकों के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है। मेरा कुछ पैसा शेयर मार्केट और अपार्टमेंट्स में लगा हुआ था, लेकिन मेरे पास कैश कम था। क्योंकि लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने को मजबूर थे, मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरे और किम के पास $1 मिलियन से ज्यादा पैसा बाजार में काम कर रहा था और मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था। ये निवेश के लिए सबसे अच्छा मौका था। घर जो पहले $1 लाख के थे, अब $75,000 में मिल रहे थे। लेकिन मैं लोकल एजेंट से नहीं खरीद रहा था। मैं बैंकरप्सी वकीलों, बैंकरप्सी अटर्नीज या कोर्ट की नीलामी, कोर्टहाउस स्टेप्स से खरीद रहा था। इन जगहों पर वही $75,000 का घर कभी कभी $20,000 या उससे भी कम में मिल जाता था। मैंने $2,000 जो मैंने एक दोस्त से 90 दिनों के लिए $200 ब्याज पर उधार लिए थे, देकर एक वकील को डाउन पेमेंट के रूप में चेक दिया। जब तक ये डील पूरी हो रही थी, मैंने एक विज्ञापन दिया। $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में, बिना डाउन पेमेंट के। फोन बहुत तेजी से बजने लगा। बहुत सारे खरीदार, बायर्स घर खरीदने के लिए कॉल कर रहे थे। पहले सभी संभावित खरीदारों को छांटा गया और जैसे ही वह प्रॉपर्टी कानूनी रूप से मेरी हो गई, सभी को घर देखने की अनुमति दी गई। वहां तो जैसे खरीदने वालों की भीड़ लग गई। कुछ ही मिनटों में घर बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो खरीदार ने खुशी खुशी दे दी। उसके बाद एस्क्रो और टाइटल कंपनी ने बाकी प्रक्रिया संभाल ली। मैंने अपने दोस्त को उसके $2,000 वापस कर दिए, साथ में $200 अतिरिक्त ब्याज भी दिया। इस तरह मेरा दोस्त खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $60,000 में एक घर बेचा जो मुझे सिर्फ $20,000 में मिला था। इस तरह $40,000 का फायदा, प्रॉफिट बना और यह पैसा मेरे एसेट कॉलम में एक प्रॉमिसरी नोट, उधार का लिखित वादा के रूप में आया। कुल काम करने का समय सिर्फ 5 घंटे। अब जब आप धीरे धीरे फाइनेंशियल समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी और नंबर पढ़ना सीख रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि यह पैसा बनाने, मनी इन्वेंट करने का उदाहरण कैसे है। $40,000 आपके एसेट कॉलम में बनता है। इस पर तुरंत टैक्स नहीं लगता। अगर इस पर 10% ब्याज मिलता है तो हर साल $4,000 की अतिरिक्त आय कैश फ्लो बनती है। उस खराब डिप्रेस्ड मार्केट के समय में मैंने और किम ने अपने खाली समय में ऐसे 6 छोटे छोटे ट्रांजैक्शन किए। जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और शेयर मार्केट में लगा हुआ था, फिर भी इन खरीदो बनाओ बेचो डील्स से हमने $1,90,000 से ज्यादा के एसेट्स, नोट्स एट 10% ब्याज बना लिए। इसका मतलब लगभग $19,000 सालाना इनकम आय बन गई और इसका बड़ा हिस्सा हमारी प्राइवेट कॉरपोरेशन के जरिए टैक्स से बचाया गया, टैक्स शेल्टर। इस $19,000 सालाना आय का बड़ा हिस्सा हमने इन चीजों पर खर्च किया। कंपनी की गाड़ियां, पेट्रोल, गैस, यात्राएं, ट्रिप्स, बीमा, इंश्योरेंस,
क्लाइंट्स के साथ डिनर और अन्य बिजनेस खर्च। जब तक सरकार को इस इनकम पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक ये पैसा कानूनी लीगल तरीके से प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुका होता था। अब सोचने वाली बात, अगर सरकार 50% टैक्स लेती है तो आपको $19,000 बचाने के लिए कितनी इनकम कमानी पड़ेगी? आपको $40,000 बचाने में कितना समय लगेगा? यह एक आसान उदाहरण था कि कैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पैसा बनाया, इन्वेंट, क्रिएट और सुरक्षित प्रोटेक्ट किया जाता है। अब खुद से सवाल पूछो, $1,90,000 बचाने में तुम्हें कितना समय लगेगा? क्या बैंक तुम्हें 10% ब्याज देगा? ये प्रॉमिसरी नोट 30 साल के लिए था। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि वे मुझे पूरा $1,90,000 एक साथ वापस करें, क्योंकि उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा $19,000 सालाना 30 साल तक मिलकर कुल $5,00,000 से ज़्यादा की आय बनती है। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसा न चुकाए तो क्या होगा? ऐसा होता है, और यह भी अच्छी खबर है। उस $60,000 के घर को वापस लिया जा सकता है और फिर से $70,000 में बेचा जा सकता है, और साथ में $2,500 की प्रोसेसिंग फीस भी फिर से ली जा सकती है। नए खरीदार को ये फिर भी बिना डाउन पेमेंट ज़ीरो डाउन डील ही लगेगी, और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। पहली बार जब मैंने घर बेचा तो मैंने $2,000 वापस कर दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस डील में मेरा खुद का कोई पैसा नहीं लगा, इसलिए मेरा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अनंत इन्फिनिटी हो गया। यह एक उदाहरण है कि बिना पैसा लगाए भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। दूसरी बार जब मैंने उसी प्रॉपर्टी को दोबारा बेचा तो $2,000 मेरे जेब में आ गए और मैंने फिर से 30 साल का लोन दे दिया। अब सोचो, अगर आपको पैसा कमाने के लिए पैसा भी मिले तो आपका ROI कितना होगा? ये निश्चित रूप से उस तरीके से बेहतर है जिसमें आप हर महीने $100 बचाते हो, जो असल में $150 कमाने के बाद बचता है, क्योंकि पहले टैक्स कटता है और 40 साल तक कम ब्याज मिलता है, और उस ब्याज पर भी टैक्स देना पड़ता है। ये तरीका सुरक्षित, सेफ तो हो सकता है, लेकिन समझदारी स्मार्ट नहीं है। कुछ साल बाद जब फीनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट मजबूत हुआ तो वही घर जो $60,000 में बेचे गए थे, उनकी कीमत $1,10,000 हो गई। फोक्लोजर, नीलामी के मौके अभी भी थे, लेकिन बहुत कम हो गए थे। ऐसे डील्स ढूंढने में मेरा समय लगने लगा, और समय भी एक कीमती एसेट है। अब हजारों खरीदार कम उपलब्ध डील्स के पीछे थे। मार्केट बदल चुका था। अब समय था आगे बढ़ने का और नए मौके ढूंढने का, ताकि एसेट कॉलम बढ़ाया जा सके। अक्सर लोग कहते हैं, ये यहाँ संभव नहीं है, ये कानून के खिलाफ है, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी बातें मैं ज्यादा सुनता हूँ, बजाय इसके कि लोग पूछें, क्या आप मुझे ये करना सिखा सकते हैं? असल में ये गणित बहुत आसान है। इसके लिए न तो अलजेब्रा चाहिए और न कैलकुलस। एस्क्रो कंपनी पूरी कानूनी प्रक्रिया संभालती है और पेमेंट भी मैनेज करती है। मुझे घर की मरम्मत या कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर अब खरीदार का होता है। कभी कभी कोई पेमेंट नहीं करता, और यह भी अच्छा होता है। तब लेट फीस मिलती है, या वह घर छोड़ देता है और प्रॉपर्टी फिर से बेच दी जाती है। बाकी सब कोर्ट सिस्टम संभाल लेता है। ये तरीका हर जगह काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर जगह का मार्केट अलग होता है। लेकिन यह उदाहरण दिखाता है कि थोड़ी समझ और सही सोच से कम पैसे और कम जोखिम में भी बहुत पैसा बनाया जा सकता है। इससे ये समझ आता है कि पैसा कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक तरह का समझौता अग्रीमेंट है। जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है, वह इसे बढ़ा सकता है। फिर भी ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वे वही पुरानी सलाह मानते हैं, मेहनत करो और पैसा बचाओ। लगभग 30 घंटे के काम में करीब $1,90,000 एसेट के रूप में बना लिए गए, और उस पर तुरंत टैक्स भी नहीं देना पड़ा। अब सोचो कौन सा तरीका ज्यादा कठिन है। पहला, मेहनत करो, आधा पैसा टैक्स में दो, जो बचे उसे बचाओ और उस पर भी टैक्स दो। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल समझ बढ़ाओ और दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा बनाओ। अगर आप पहला तरीका अपनाते हो तो ये भी सोचो कि इतना पैसा बचाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि समय सबसे कीमती चीज है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि उनका बच्चा सिर्फ स्कूल में अच्छा कर रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या ये शिक्षा काफी है। यह उदाहरण छोटा जरूर है, लेकिन ये दिखाता है कि छोटा कैसे बड़ा बन सकता है। अंत में सफलता की असली नींव मजबूत फाइनेंशियल शिक्षा से शुरू होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मुख्य तकनीकी स्किल्स से मिलकर बनती है। 1. अकाउंटिंग, लेखा ज्ञान।
अकाउंटिंग का मतलब है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी नंबर को पढ़ने और समझने की क्षमता। अगर आप बिजनेस या निवेश करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी स्किल है। 2. इन्वेस्टिंग, निवेश। इन्वेस्टिंग वह कला और विज्ञान है जिसमें पैसा पैसा बनाता है। 3. अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, मार्केट की समझ। मार्केट को समझना मतलब डिमांड और सप्लाई को समझना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वही बनाया जो लोगों को चाहिए था, और बिल गेट्स ने भी यही किया। $75,000 का घर $60,000 में बेचना जो $20,000 में खरीदा गया था, भी मार्केट के मौके को पहचानने का परिणाम था। कोई खरीदना चाहता था और कोई बेचना चाहता था, यही मार्केट है। 4. द लॉ, कानून की समझ। कानून का मतलब है अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और फेडरल नियमों की जानकारी। हमेशा नियमों के अनुसार लीगली काम करना चाहिए। इन चारों स्किल्स का मिलाजुला आधार ही आपको अमीर बनने में सफल बनाता है। चाहे आप छोटे घर खरीदो, अपार्टमेंट्स, कंपनियां, शेयर, बॉन्ड, सोना चांदी या अन्य चीजों में निवेश करो। कुछ साल बाद रियल एस्टेट मार्केट फिर से ऊपर गया और बाकी लोग भी उसमें निवेश करने लगे। शेयर मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा था और हर कोई उसमें पैसा लगा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो रही थी। उस समय मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी और दुनिया घूमने लगा, जैसे पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपींस। अब निवेश का माहौल बदल चुका था। हम अब रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे थे। अब मैं सिर्फ अपने एसेट कॉलम में उनकी कीमत बढ़ते हुए देख रहा था और सही समय पर बेचने की तैयारी कर रहा था। मुझे लगता है कि उन 6 छोटे घरों की डील्स में से कुछ जल्द ही बिक जाएंगी। और $40,000 वाला नोट, लोन एसेट पूरा चुका दिया जाएगा। जब वह $40,000 वाला नोट लोन कैश में बदल जाएगा तो मुझे अपने अकाउंटेंट को कॉल करना होगा ताकि टैक्स से बचाने शेल्टर के तरीके पहले से तैयार किए जा सकें। मैं जो मुख्य बात कहना चाहता हूं वह ये है कि निवेश, इन्वेस्टमेंट्स आते जाते रहते हैं। मार्केट ऊपर जाता है और नीचे भी आता है। अर्थव्यवस्था कभी अच्छी होती है और कभी गिर जाती है। दुनिया हर दिन आपको बड़े बड़े मौके, अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन अक्सर हम उन्हें देख ही नहीं पाते, जबकि वे हमेशा मौजूद होते हैं। जितनी तेजी से दुनिया और टेक्नोलॉजी बदल रही है, उतने ही ज्यादा मौके बनेंगे जो आपको और आपके परिवार को आने वाली पीढ़ियों तक आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। तो फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ाएं? इसका जवाब आपको खुद देना है। मैं खुद इसे इसलिए बढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बदलाव आने वाले हैं। मैं पुराने तरीकों से चिपके रहने के बजाय बदलाव को अपनाना चाहता हूं। मुझे पता है कि मार्केट कभी तेजी, बूम में होगा और कभी गिरावट, क्रैश में। मैं अपनी फाइनेंशियल समझ इसलिए लगातार बढ़ाता हूं ताकि हर बदलाव के समय मैं तैयार रहूं। क्योंकि हर मार्केट बदलाव में कुछ लोग नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों, लेमन्स को मौके में बदलकर लाखों कमाते हैं। यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैंने किन मुश्किलों को करोड़ों में बदला, लेकिन मैं ज्यादा उदाहरण देने से बचता हूं क्योंकि ऐसा लग सकता है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि आप समझ सके कि यह वास्तव में संभव है और आसान भी हो सकता है। जितना आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 स्तंभ, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, लॉ को समझते जाओगे, यह उतना ही आसान होता जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं 2 मुख्य तरीकों से अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करता हूं। रियल एस्टेट, छोटे शेयर, स्मॉल कैप स्टॉक्स। रियल एस्टेट मेरा बेस फाउंडेशन है। मेरी प्रॉपर्टीज रोज मुझे कैश फ्लो देती हैं और कभी कभी उनकी कीमत भी तेजी से बढ़ती है। छोटे शेयर, स्मॉल कैप स्टॉक्स तेजी से ग्रोथ के लिए होते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप वही करें जो मैं करता हूं। ये सिर्फ उदाहरण है। अगर कोई मौका बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स हो और मुझे समझ ना आए तो मैं उसमें निवेश नहीं करता। अच्छा करने के लिए आपको बस सिंपल मैथ और कॉमन सेंस की जरूरत है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स देने के 5 कारण होते हैं। 1. लोगों को और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करना। 2. ये दिखाना कि अगर नींव, फाउंडेशन मजबूत हो तो चीजें आसान होती हैं। 3. ये बताना कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। 4. ये दिखाना कि लक्ष्य हासिल करने के लाखों तरीके होते हैं। 5. ये समझाना कि यह कोई बहुत कठिन रॉकेट साइंस काम नहीं है। 1989 में मैं अमेरिका के पोर्टलैंड, ओरेगन में एक सुंदर कॉलोनी में दौड़ने, जॉगिंग जाता था। वहां छोटे छोटे प्यारे घर थे जो देखने में बहुत आकर्षक लगते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई कहानी का दृश्य हो, मानो लिटिल रेड राइडिंग हुड कभी भी वहां से गुजर सकती हो। उस समय हर जगह फॉर सेल, बिक्री के लिए के बोर्ड लगे हुए थे।
लकड़ी टिम्बर का व्यापार खराब था, शेयर मार्केट गिर चुका था और पूरी अर्थव्यवस्था कमजोर थी। एक गली में मैंने एक ऐसा घर देखा जिस पर फॉर सेल का बोर्ड काफी समय से लगा हुआ था। वह पुराना लग रहा था। एक दिन दौड़ते हुए मैं उस घर के मालिक से मिला, जो परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, आप अपने घर के लिए कितनी कीमत चाहते हैं? मालिक हल्के से मुस्कुराया और बोला, आप ऑफर दे दो। ये घर 1 साल से ज्यादा समय से बिकने के लिए लगा है। अब तो कोई देखने भी नहीं आता। मैंने कहा, मैं देखता हूँ। और मैंने आधे घंटे के अंदर ही वह घर खरीद लिया, उसकी मांगी गई कीमत से $20,000 कम में। वह एक छोटा लेकिन बहुत प्यारा 2 बेडरूम का घर था, जिसकी खिड़कियों पर सुंदर डिजाइन जिंजरब्रेड ट्रिम थी। उसका रंग हल्का नीला था और उस पर ग्रे डिजाइन थे। वह 1930 में बना था। घर के अंदर एक सुंदर पत्थर का फायरप्लेस था और 2 छोटे-छोटे कमरे थे। ये किराए रेंटल के लिए एकदम सही घर था। मैंने उस मालिक को $5,000 डाउन पेमेंट दिया और $45,000 में वह घर खरीद लिया, जिसकी असली कीमत करीब $65,000 थी, लेकिन उस समय कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक 1 हफ्ते के अंदर घर छोड़कर चला गया और खुश था कि उसे इस झंझट से छुटकारा मिल गया। इसके बाद मेरा पहला किराएदार टेनेंट आया, एक स्थानीय कॉलेज प्रोफेसर। मॉर्गेज, लोन की किस्त, खर्च और मैनेजमेंट फीस निकालने के बाद, सभी खर्च, लोन की किस्त, मॉर्गेज और मैनेजमेंट फीस देने के बाद हर महीने मेरे पास लगभग $40 बचते थे। यह कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक एक्साइटिंग कमाई नहीं थी। सुरक्षित सिक्योर निवेशों की समस्या यह है कि उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनमें मुनाफा बहुत कम हो जाता है। 1 साल बाद ओरेगन का कमजोर रियल एस्टेट मार्केट सुधरने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशक, जिनके पास वहां के तेजी वाले मार्केट से काफी पैसा था, अब ओरेगन और वॉशिंगटन में निवेश करने लगे। मैंने वह छोटा घर $95,000 में एक युवा दंपत्ति को बेच दिया, जो कैलिफोर्निया से आए थे, और उन्हें ये सौदा सस्ता बार्गेन लगा। मुझे लगभग $40,000 का मुनाफा कैपिटल गेन हुआ। इस पैसे को मैंने 1031 टैक्स डिफर्ड एक्सचेंज में डाल दिया, जिससे मुझे तुरंत टैक्स नहीं देना पड़ा और मैं अगली निवेश की तलाश में निकल पड़ा। करीब 1 महीने बाद मुझे ओरेगन के बीवटन में इंटेल कंपनी के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिला। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें उस प्रॉपर्टी की असली कीमत का अंदाजा नहीं था। वे बस उसे बेचना चाहते थे। मैंने $4,50,000 की कीमत वाले उस बिल्डिंग के लिए $2,75,000 का ऑफर दिया। आखिर में $3 लाख में सौदा तय हो गया। मैंने उसे खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसे $4,95,000 में बेच दिया और एरिज़ोना के फीनिक्स शहर में 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। हम तब तक फीनिक्स शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि वहां का मौसम बेहतर था। फीनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट भी उस समय कमजोर था, इसलिए हमें अच्छा मौका मिला। 30 यूनिट अपार्टमेंट की कीमत $8,75,000 थी, जिसमें $2,25,000 डाउन पेमेंट देना था। इस प्रॉपर्टी से हर महीने $5,000 से ज्यादा का कैश फ्लो आने लगा। कुछ साल बाद एरिज़ोना का मार्केट भी ऊपर गया और एक निवेशक ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $1.20 मिलियन का ऑफर दिया। इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि कैसे एक छोटी रकम समय के साथ बड़ी रकम में बदल सकती है। इसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समझ, सही निवेश रणनीति, मार्केट की समझ और कानून की जानकारी। अगर लोगों को इन चीजों की जानकारी नहीं होती तो वे वही आम सलाह मानते हैं। सुरक्षित खेलो, प्ले इट सेफ। पैसा अलग अलग जगह लगाओ, डाइवर्सिफाई, और सिर्फ सुरक्षित निवेश करो। लेकिन समस्या यह है कि सुरक्षित निवेशों को इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनमें मुनाफा बहुत कम हो जाता है। अधिकतर बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां, ब्रोकरेज हाउसेस, जोखिम भरे स्पेक्युलेटिव सौदों में हिस्सा नहीं लेती ताकि वे खुद को और अपने ग्राहकों को सुरक्षित रख सकें। यह एक समझदारी भरी नीति है। सबसे अच्छे और ज्यादा मुनाफे वाले सौदे आमतौर पर नए या अनुभवहीन लोगों को नहीं दिए जाते। अक्सर वही डील्स अमीर लोगों तक पहुंचती हैं जो इस खेल को समझते हैं। तकनीकी रूप से ऐसे जोखिम भरे सौदे उन लोगों को देना गलत, इल्लीगल है जो अनुभवी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। जैसे जैसे मेरी समझ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे सामने मौके, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ते गए। यही कारण है कि पूरी जिंदगी अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा मौके मिलते हैं। और जितनी ज्यादा आपकी समझ होगी, उतना ही आसान होगा ये पहचानना कि कौन सा सौदा अच्छा है और कौन सा खराब। आपकी समझ ही ये तय करती है कि आप किसी खराब डील से बच सकते हो या उसे अच्छा बना सकते हो।
जितना ज्यादा मैं सीखता हूं और सीखने के लिए बहुत कुछ है, उतना ही ज्यादा पैसा कमाता हूं, क्योंकि समय के साथ अनुभव और समझ बढ़ती है। मेरे कुछ दोस्त सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल समझ नहीं बढ़ाते, जो समय के साथ ही आती है। मेरा पूरा सिद्धांत फिलॉसफी ये है कि मैं अपने एसेट कॉलम में बीज बोता हूं। यही मेरा तरीका है। मैं छोटे से शुरू करता हूं और निवेश करता हूं। कुछ निवेश सफल होते हैं, कुछ नहीं। हमारी रियल एस्टेट कंपनी में आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है। यह एक तरह का हमारा अपना रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। लेकिन सच यह है कि ये करोड़ों की संपत्ति छोटे छोटे $5,000 माइनस $10,000 के निवेश से शुरू हुई थी। इन छोटे निवेशों ने तेजी से बढ़ते मार्केट का फायदा उठाया और टैक्स फ्री तरीके से बढ़े। हमने कई सालों तक बार बार खरीद फरोख्त, ट्रेड इन एंड आउट करके इन्हें बढ़ाया। हमारे पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, जिसे हम अपनी पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हम ऐसे दोस्तों के साथ काम करते हैं जो हमारे जैसे निवेशकों को ऐसे मौके देते हैं जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसा होता है। हम उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो अभी छोटी हैं और जल्दी ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं। उदाहरण के लिए, हमने 100,000 शेयर 25 सेंट ₹20 - 25 में खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो वही शेयर $2 के हो गए। अगर कंपनी अच्छी तरह चलती है तो शेयर की कीमत $20 या उससे ज्यादा भी जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा $25,000 लगभग 20 लाख रुपए एक साल से भी कम समय में $1 मिलियन करोड़ों में बदल गया। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ पैसे लगा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा तो वह जुआ है। किसी भी काम में असली बात यह है कि आप अपनी तकनीकी जानकारी, टेक्निकल नॉलेज, समझ, विजडम और अनुभव का इस्तेमाल करके जोखिम रिस्क को कम करें। हाँ, जोखिम हमेशा रहता है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उस जोखिम को कम कर देती है और आपके जीतने के मौके ऑड्स बढ़ा देती है। इसलिए जो चीज एक व्यक्ति के लिए बहुत जोखिम भरी होती है वही किसी समझदार व्यक्ति के लिए कम जोखिम वाली हो सकती है। इसी कारण मैं हमेशा लोगों को ये सलाह देता हूं कि वे शेयर, रियल एस्टेट या किसी और चीज में निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करें। जितने ज्यादा समझदार बनोगे उतनी ज्यादा जीतने की संभावना होगी। मैंने जिन स्टॉक्स में निवेश किया वे ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरे थे और मैं उन्हें किसी को सलाह नहीं देता। मैं 1979 से ये खेल खेल रहा हूं और मैंने इसमें बहुत अनुभव और कीमत लॉसेस जोड़ लर्निंग दी है। अगर आप समझ लो कि ये निवेश दूसरों के लिए क्यों जोखिम भरे हैं तो आप अपनी जिंदगी को इस तरह सेट कर सकते हो कि वही चीज आपके लिए कम जोखिम वाली बन जाए। तब $25,000 को $1 मिलियन में बदलना आपके लिए भी संभव हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सब कोई सलाह, रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि क्या संभव है और कैसे किया जा सकता है। असल में जो मैं करता हूं वह बड़े स्तर पर बहुत छोटा है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए $1 लाख, 80 लाख रुपए जो सालाना पैसिव इनकम कमाना भी बहुत अच्छा है और यह इतना मुश्किल नहीं है। अगर मार्केट सही हो और आपकी समझ अच्छी हो तो ये 5 से 10 साल में हासिल किया जा सकता है। अगर आप अपने खर्च एक्सपेंसेस कम रखते हो तो यह अतिरिक्त आय आपको आरामदायक जीवन दे सकती है। चाहे आप काम करो या नहीं, आप चाहो तो काम कर सकते हो या ब्रेक ले सकते हो और सरकार के टैक्स सिस्टम का फायदा अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा खुद का आधार बेस्ड रियल एस्टेट है। मुझे रियल एस्टेट पसंद है क्योंकि यह स्थिर, स्टेबल होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। यह मेरी फाइनेंशियल नींव को मजबूत रखता है। इससे नियमित कैश फ्लो आता है और सही मैनेजमेंट होने पर इसकी कीमत भी बढ़ती है। रियल एस्टेट की यही खासियत है कि यह मुझे एक मजबूत आधार देता है, जिससे मैं अन्य जगहों जैसे हाई रिस्क स्टॉक्स में ज्यादा जोखिम लेने की हिम्मत कर पाता हूं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट से अच्छा मुनाफा होता है तो मैं उस पर कैपिटल गेन टैक्स देता हूं और जो पैसा बचता है उसे फिर से रियल एस्टेट में निवेश करता हूं। इससे मेरी एसेट की नींव और मजबूत हो जाती है। रियल एस्टेट के बारे में आखिरी बात, मैं दुनिया भर में गया हूं और निवेश सिखाया है। हर शहर में लोग कहते हैं कि यहां सस्ता रियल एस्टेट नहीं मिलता, लेकिन मेरा अनुभव अलग है। न्यूयॉर्क, टोक्यो या किसी बड़े शहर के बाहर भी ऐसे अच्छे मौके बागन्स होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर जैसे महंगे शहर में भी थोड़ी दूरी पर अच्छे सौदे मिल सकते हैं। इसलिए जब कोई कहता है ये यहाँ संभव नहीं है तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि सही बात यह है। मुझे अभी तक नहीं पता कि इसे
यहाँ कैसे करना है। बड़े मौके आंखों से नहीं दिखते, वे दिमाग से पहचाने जाते हैं। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं होती जिससे वे अपने सामने मौजूद अवसरों को पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, शुरुआत कैसे करें। इस किताब के आखिरी अध्याय में मैं 10 ऐसे कदम बताता हूं जिन्हें मैंने अपनी फाइनेंशियल आज़ादी के रास्ते पर अपनाया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, मजे के साथ सीखो। जब आप निवेश के नियम और शब्दावली समझने लगते हो और अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करते हो तो यह एक खेल की तरह मजेदार लगने लगता है। कभी आप जीतते हो और कभी सीखते हो, लेकिन मजा लो। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। इसी वजह से मुझे स्कूल का तरीका अजीब लगता है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती करना गलत है और इसके लिए सजा मिलती है। लेकिन असल जिंदगी में हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हम चलना गिरकर सीखते हैं। अगर हम कभी गिरते ही नहीं तो हम चलना भी नहीं सीखते। साइकिल चलाना भी हम गिर गिर कर सीखते हैं। आज मैं बिना सोचे साइकिल चला सकता हूं, लेकिन पहले मेरे घुटनों पर चोट के निशान थे। ठीक यही बात अमीर बनने पर भी लागू होती है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें हारने का बहुत डर होता है। विजेता विनर्स, जो लोग सफल होते हैं वे हारने से नहीं डरते, लेकिन जो लोग हारने से डरते हैं वे कभी जीत नहीं पाते। असफलता फेलियर सफलता का एक हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी दूर हो जाते हैं। मैं पैसे को अपने टेनिस खेल की तरह देखता हूँ। मैं पूरी मेहनत से खेलता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, उनसे सीखता हूँ, फिर और गलतियाँ करता हूँ और सुधार करता हूँ और धीरे धीरे बेहतर बनता हूँ। अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मैं अपने सामने वाले खिलाड़ी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार फिर मिलते हैं। निवेशकों इन्वेस्टर्स के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सबसे आम। ये वह व्यक्ति होता है जो तैयार पैकेज निवेश खरीदता है। वह किसी रियल एस्टेट एजेंट, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाता है और कुछ खरीद लेता है, जैसे म्यूचुअल फंड, रीट, शेयर या बॉन्ड। ये निवेश करने का आसान और साफ तरीका है, जैसे कोई व्यक्ति दुकान पर जाकर तैयार कंप्यूटर खरीद लेता है। दूसरा प्रकार, ये वह निवेशक होता है जो खुद निवेश बनाता क्रिएट है। ये व्यक्ति अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक डील तैयार करता है। जैसे कोई व्यक्ति कंप्यूटर के पार्ट्स खरीद कर खुद कंप्यूटर बनाता है। मुझे कंप्यूटर बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है कि अवसरों अपॉर्चुनिटीज के अलग अलग हिस्सों को कैसे जोड़ना है या उन लोगों के साथ कैसे काम करना है जिन्हें यह आता है। यही दूसरा प्रकार का निवेशक असली प्रोफेशनल निवेशक होता है। कभी कभी एक अच्छी डील बनाने में सालों लग जाते हैं और कभी कभी वह पूरी ही नहीं हो पाती। मेरे रिच डैड चाहते थे कि मैं इसी दूसरे प्रकार का निवेशक बनूं, क्योंकि असली बड़ा फायदा बिग विंस वहीं मिलता है। हालांकि अगर चीजें गलत हो जाएं तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप दूसरा प्रकार का निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य स्किल्स विकसित करनी होंगी। ऐसा मौका ढूंढो जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आप दिमाग से वह देखते हो जो बाकी लोग आंखों से भी नहीं देख पाते। उदाहरण, मेरे दोस्त ने एक पुराना टूटा फूटा घर खरीदा। वह देखने में डरावना लगता था। सब लोग हैरान थे कि उसने ये क्यों खरीदा, लेकिन उसने एक खास बात देखी, उस घर के साथ 4 खाली प्लॉट जमीन और थे। ये बात उसे बाद में पता चली जब उसने कागज टाइटल चेक किए। उसने घर खरीदने के बाद उसे गिरा दिया और उन 5 प्लॉट्स को एक बिल्डर को बेच दिया 3 गुना कीमत में। सिर्फ 2 महीने में उसने $75,000 कमा लिए। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन सामान्य नौकरी से तो बहुत बेहतर है। और यह कोई बहुत कठिन काम भी नहीं था। पैसा जुटाना सीखो, रेज मनी। आम लोग सिर्फ बैंक से लोन लेने की सोचते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशक को यह आना चाहिए कि बिना बैंक के भी पैसा कैसे जुटाया जाए। शुरुआत में मैंने भी सीखा कि बिना बैंक के घर कैसे खरीदे जाते हैं। असली स्किल पैसा जुटाना है, घर खरीदना नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, बैंक लोन नहीं दे रहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही सोच लोगों को रोक देती है। अगर आप दूसरा प्रकार का निवेशक बनना चाहते हो तो आपको वही करना सीखना होगा जो बाकी लोग नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग पैसे की कमी के कारण डील छोड़ देते हैं। अगर आप इस रुकावट को पार कर लेते हो तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। मैंने कई बार बिना अपने पैसे लगाए घर, शेयर और अपार्टमेंट खरीदे हैं। एक बार मैंने $1.20 मिलियन का अपार्टमेंट खरीदा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके उसे बुक किया, जिसे टाइंग इट अप कहते हैं।
फिर मैंने $1 लाख का इंतजाम किया, जिससे मुझे 90 दिन का समय मिल गया बाकी पैसे जुटाने के लिए। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि उस प्रॉपर्टी की असली कीमत $2 मिलियन है। लेकिन मैंने खुद पैसा नहीं जुटाया। जिसने $1 लाख लगाया, उसे मैंने $50,000 देकर डील छोड़ दी। जिस व्यक्ति ने $1 लाख लगाए थे, उसे मैंने $50,000 दे दिए क्योंकि उसने डील ढूंढी थी। उसने मेरी जगह ले ली और मैं बाहर निकल गया। कुल काम का समय सिर्फ 3 दिन। इससे ये समझ आता है कि आप क्या खरीदते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या जानते हो। निवेश इन्वेस्टिंग सिर्फ खरीदना नहीं है, बल्कि सही जानकारी नॉलेज होना है। 3. समझदार लोगों को साथ जोड़ना, ऑर्गेनाइज स्मार्ट पीपल। समझदार लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें हायर करते हैं। जब भी आपको सलाह चाहिए, तो सही सलाहकार एडवाइजर चुनना बहुत जरूरी है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप ये स्किल्स नहीं सीखना चाहते, तो पहला तरीका सिंपल इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। लेकिन याद रखो, आपकी सबसे बड़ी ताकत इक्वल्स आपका ज्ञान, नॉलेज। आपका सबसे बड़ा जोखिम इक्वल्स जो आपको नहीं पता। जोखिम हमेशा रहेगा, इसलिए जोखिम से भागो मत। उसे समझो और संभालना सीखो, मैनेज रिस्क।